जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रबल बल और दुर्बल बल। ठीक है, तो दुर्बल बल क्या होता है, प्रबल बल क्या होता है, ये फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, यदि हमारी अपनी एग्जाम की तैयारी सटीक तरीके से करना है, अच्छी तरीके से करना है, तो आपको उन शब्दों पे पकड़ बनानी होगी जो शब्द आपको नहीं आते हैं, जो शब्द की वजह से आप पूरी डेफिनेशन भूल जाते हैं। ठीक है, कोई भी एक परिभाषा याद करो ना, उसमें 2 से 3 कीवर्ड होते हैं जिसको आपको पकड़ना होता है, जिसको आपको याद करना होता है। तो आज आपको यहाँ पर सब कुछ वो बताऊंगा और पूरा यहाँ पे समझेंगे। समझने में यहाँ पे थोड़ा सा आसानी ये भी कर देंगे अपन कि हमें कोई भी डेफिनेशन हो, कोई भी चीज़ को समझना है तो आसानी से कैसे समझ में आएगा, बस ये देखना है। ठीक है, फिजिक्स बस कॉन्सेप्ट बेस पे है, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आ जाता है, फिजिक्स है, साइंस है या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट हो। राइट, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे दुर्बल बल और प्रबल बल। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना है। ठीक, चलिए, तो दुर्बल बल क्या होता है सबसे पहले इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो दुर्बल बल यहाँ पर क्या होता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे परिभाषा थोड़ी सी देख लें। ठीक है, परिभाषा हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो परिभाषा हमने पढ़ी है इसमें ऐसे कौन से वर्ड है जिसके बारे में हमें जानने की जरूरत है और उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, चलिए, तो दुर्बल बल सबसे पहले तो ये है कि एक लघु परास बल है। ठीक है, लघु परास बल है। लघु परास बल का मतलब ये है, ये एकदम कम दूरी पर लगने वाला बल है, एकदम कम दूरी पर काम करने वाला बल है। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या बोला है कि यह एक लघु परास बल है। राइट, अब यहां पे देखें इसकी परिभाषा, इसमें बोला है कि रेडियो सक्रिय तत्वों में इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रॉनों के मध्य लगने वाला बल दुर्बल बल कहलाता है। ठीक, क्या बोला है इसमें, रेडियो सक्रिय तत्वों में, रेडियो सक्रिय तत्व है कौन कौन से आपको पता है, पीरियोडिक टेबल पढ़ी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान ले कि रेडियो सक्रिय तत्व होते क्या है। ठीक है, ऐसे तत्व जिनसे अपने आप स्वतः ही अल्फा बीटा और गामा 3 किरणें अपने आप निकलती हो, स्वतः ही निकलती हो। फिर से एक बार देख लें, रेडियो सक्रिय तत्व कौन से तत्व होते हैं, ऐसे तत्व जिनसे अल्फा बीटा और गामा किरणें स्वतः ही उत्सर्जित होती है, स्वतः ही निकलती है। ठीक है, इन किरणों को उत्सर्जित करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप निकलती रहती है। राइट, तो ऐसे तत्व होते हैं रेडियो सक्रिय तत्व जो अपने आप अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते रहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे रेडियो सक्रिय तत्व कौन कौन से हैं थोड़ा सा ये देख लें। ठीक है, 11th क्लास में हमने पढ़ा है, सबसे पहले स्टार्ट किया है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हमने जब पढ़ा है तो उसमें आपको पीरियोडिक टेबल में नीचे वाली जो लाइन है, इसमें यहाँ पे डायग्राम में देख लो, इसमें जो ब्लू कलर का जो लाइन दिख रही है, ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट है, जैसे कि थोरियम ले लो, यूरेनियम ले लो, कोबाल्ट ले लो, ठीक है, या फिर पोलोनियम ले लो, जितने भी नाम मैंने यहाँ पर बोले हैं ये सारे के सारे क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे टेबल में पूरा आप देख सकते हैं, टेबल को डाउनलोड करके आप अपना दीवार पे लगा ले, जहाँ पे आप पढ़ते हैं उन एलिमेंट्स को, इनको सबको पढ़ते रहें, क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है। 4 तत्व दे दिए आपको, उसमें से एक रेडियो सक्रिय तत्व है, आपको पता ही नहीं है कि रेडियो सक्रिय तत्व होते कौन से हैं, क्या होते हैं, तो फिर वहां पर बता नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर नंबर कटवा देंगे। तो ध्यान रखें इसको, रेडियो सक्रिय तत्व कौन से होते हैं, क्लियर हो गया। ठीक है, कौन से होते हैं, परिभाषा एक बार मैंने अभी बोल के आपको बता दिया, ठीक है, समझा दिया। लेकिन आपको कितना समझ में आया ये आपको आप परिभाषा कमेंट में लिखना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, रेडियो सक्रिय तत्व वे पदार्थ होते हैं जो स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं, जैसे थोरियम, यूरेनियम, पोलोनियम, कोबाल्ट। ठीक है, तो ये सारे क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व है। अब यहां पर बात करें, रेडियो सक्रिय तत्व कोई भी तत्व होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा। ठीक है, ये तो होगा ही होगा। तो रेडियो सक्रिय तत्वों में इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रॉनों के मध्य लगने वाला बल दुर्बल बल कहलाता है। यहां पर एक क्लियर है, दुर्बल बल किन के बीच में काम करता है, तो यहां पर ये है, यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन जो बीटा है, बीटा कण है, ये क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन के रूप में यहां पे लिया है। तो इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन के बीच में जो बल काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल बल कहते हैं। इतना क्लियर है। अब यहां पे देखो दूसरा वाला पॉइंट, इसी बल के कारण रेडियो सक्रिय तत्वों में बीटा कण निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो बल है दुर्बल बल, इस बल के कारण ही रेडियो सक्रिय तत्वों में कौन से कण निकलते हैं, तो बीटा कण निकलते हैं या फिर बीटा किरण निकल सकती है। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम। राइट, तो इस तरीके से कभी प्रश्न मान लो आपके सामने ये आ गया कि किस बल की वजह से रेडियो सक्रिय तत्वों में बीटा कण उत्सर्जित होते हैं, तो किस बल की वजह से होता है, वो दुर्बल बल।
ठीक है। दुर्बल बल मान लो से कि नहीं बोला हो तो उसमें लिखा होगा लघु परास बल। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर न्यूट्रॉन आपके सामने है, ठीक है, 1 and 0। तो न्यूट्रॉन है यहाँ पर, ये 1 ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन क्या होता है प्लस का होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव होता है, मतलब माइनस का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन ई लिख के यहाँ पे माइनस लगाते हैं, मतलब क्या है जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणात्मक होता है। क्लियर इतना। अब उसके बाद में फिर यहाँ पे होगा क्या, एंटी न्यूट्रॉन बनेगा। तो एंटी न्यूट्रॉन यहाँ पे आर से इसको दर्शाते हैं, ठीक है, आर बार से। इतना क्लियर है। तो चलिए, तो अब यहाँ पे देखो अगला वाला पॉइंट में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रॉन, क्या है ये, एंटी न्यूट्रॉन के बीच पारस्परिक क्रिया क्षीण बलों के माध्यम से होती है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में जो परस्पर क्रिया होती है, रिएक्शन होती है, वो किस बल की वजह से होती है, तो ये इस दुर्बल बल की वजह से होती है। और इसी दुर्बल बल को हमने यहाँ पर क्या बोला है, क्षीण बलों के माध्यम से होती है, ठीक है। किस बल की वजह से होती है, क्षीण बलों के माध्यम से ये होती है। क्लियर। अब मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखा, थोड़ा सा ध्यान रखना है, हो सके तो अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। अब और यहाँ पे ये नहीं करना है मान लो से कि यहाँ पे ये वीडियो देख लिया अपन ने, उसके बाद फिर यहाँ से दूसरी वीडियो पे चलेगा, फिर तीसरे वीडियो पे चलेगा, अपना टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं, केवल देखते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बार वीडियो को ध्यान से देखो, उसका थोड़ा सा एनालिसिस करो कि क्या हाँ इंपोर्टेंट फैक्ट है नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपनी कॉपी में नोट कर ले और उसके बाद इसका रिविजन करते रहें, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट देख लो एक बार, क्षीण यानी दुर्बल बल, ठीक है। क्षीण बल प्रबल बल का लगभग 10 की घात -13 गुना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मान लो से कि ये वाला क्या है, ये दुर्बल बल है, ठीक है, ये दुर्बल बल है, दुर्बल। और यहाँ पर ये वाला क्या है, ये प्रबल बल है, ठीक है। ये कौन सा है, प्रबल बल, प्रबल बल। तो ये वाला बल इसकी अपेक्षा कितना होता है, तो ये 10 की घात -13 गुना होता है। 10 की घात -13 गुना, -13 गुना है। इसका मतलब ये है कि इसकी अपेक्षा ये वाला ना के बराबर होता है, नगण्य के बराबर होता है, बहुत कम होता है, राइट। ये हम कह सकते हैं। अब 10 की घात -13 का मतलब होता है 1/10 की घात 13, 1/10 की घात 13। अब 1/10 की घात 13 का मतलब क्या होगा कि इसके बराबर में यदि हम इसका मान लिखेंगे तो 0.0000 इस तरीके से जाएगा 13 बार, उसके बाद लास्ट में जाके 1 लगेगा, मतलब ये समझ लो कि एकदम 0 ही है, ठीक है, ना के बराबर है, ठीक। इसलिए यहां पर क्या है कि दुर्बल बल प्रबल बल की अपेक्षा बहुत कम होता है, इतना आपको याद रखना है, राइट। तो यहां पे ये क्लियर हुआ। अब यहां पे दुर्बल बल तो क्लियर हो गया, रेडियो सक्रिय तत्व भी आपने यहां पे समझ लिए, ठीक है। रेडियो सक्रिय तत्व कौन कौन से है ये भी समझ लिए, राइट। दुर्बल बल किन किन के बीच में काम करता है ये भी आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों के बीच में यहां पर काम करता है। क्लियर एकदम। अब बढ़ते हैं आगे, और अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आता है प्रबल बल, और प्रबल बल को थोड़ा सा सही तरीके सिस्टमेटिक तरीके से समझ लेना है, क्योंकि ये पहले पिछली जो क्लास ये जो हुई थी एग्जाम किसकी, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन वालों की, तो उसमें प्रबल बल से एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और हो सकता है इस बार फिर से आ जाए, तो ध्यान रखें आरआरबी एएलपी वाले। चलिए तो इसको लिखना चाहिए, एक बार लिख ले दोस्तों। अब यहां पर देख लें, और अब यहां पर समझते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स यानी प्रबल बल, ठीक है। तो प्रबल बल क्या होता है, मतलब ताकतवर बल क्या होता है, ठीक है, कहां पर लगता है, कैसे लगता है, थोड़ा इस पे बात कर लें। तो प्रबल बल जिसे हम इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है थोड़ा इसको देख लें, और किसके बीच में लगता है। पहले वाला जो दुर्बल बल होता है वो किसके बीच में लग रहा था, वो यहां पर एंटी न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों के बीच लग रहा था। तो एंटी न्यूट्रॉनों और इधर इलेक्ट्रॉनों के बीच में लग रहा था, थोड़ी सी दूरी थी इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे ये क्या दुर्बल बल था। लेकिन अब यहां पर प्रबल बल की बात करें तो ये किन दो चीजों के बीच में लगेगा, सबसे पहले इसको देख ले। तो यहां पर ये दो प्रोटोनों के बीच में, यहां पे देख लो किन के बीच में लगेगा, ठीक है, किन के बीच में, कहां कहां लगेगा, लगेगा, ठीक है। तो देखो यहां पे ये दो चीजों के बीच में लगेगा, कहां कहां पर। तो सबसे पहले अभी परिभाषा कुछ भी नहीं बता रहा हूं, ठीक है, अभी केवल आपको डायरेक्ट ये बता रहा हूं कि किन दो चीजों के बीच में ये बल लगेगा। तो ये दो प्रोटोनों के बीच में, दो प्रोटोनों के बीच में, प्रोटोन प्रोटोन हो सकता है, या फिर यहां पे प्रोटोन और न्यूट्रॉन हो सकता है, ठीक है। दो के बीच में यहां पर लगता है, या तो दो प्रोटोन प्रोटोन हो सकते हैं, या फिर दो, एक प्रोटोन एक न्यूट्रॉन हो सकता है, ठीक है। इनके बीच में बल लगता है, तो वो कौन सा बल होता है, ये प्रबल बल होता है, प्रबल बल होता है, ठीक है। इतना यहां पे क्लियर हो गया, ठीक है। अभी कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी यहां पर आपको इतना क्लियर हुआ कि ये जो प्रबल बल होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये किन दो एलिमेंट के बीच में लगता है। क्लियर। चले अब देखें यहां पर डेफिनेशन इसकी, यहां पर इसकी परिभाषा क्या कहती है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं।
यहाँ पर ये बोला है कि नाभिक के अंदर, अब यहाँ पे एक एलिमेंट है, ठीक है, इसके अंदर एक नाभिक होगा, तो नाभिक के अंदर क्या क्या चीजें होती है इसको देख लें पहले, ठीक है। तो एक नाभिक है, उस नाभिक के अंदर एक होगा प्रोटॉन, एक होगा न्यूट्रॉन, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से बाहर होता है, वो अपनी कक्षा में घूमता रहता है, ठीक है, इनसे दूर होता थोड़ा सा। तो नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। जो प्रोटॉन होता है वो धनात्मक होता है और यहाँ पर न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन जो ऋणात्मक होता है वो बाहर होता है। क्लियर है। तो अभी यहाँ पर प्रबल बल इन दोनों के बीच में यहाँ पर काम करेगा। तो देखो यहाँ पे नाभिक के अंदर दो प्रोटोनों व प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाले शक्तिशाली आकर्षण बल को प्रबल बल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की क्या है, डिस्टेंस बहुत कम है, दूरी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर जो बल लगेगा वो एकदम प्रबल बल रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसे हम क्या बोलेंगे, प्रबल बल कहते हैं। दो प्रोटोनों या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला प्रबल आकर्षण बल क्या कहलाता है, तो प्रबल बल कहलाता है। अब यहाँ पर देख लें, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आईएमपी फैक्ट है, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला क्या है, इस बल का आकर्षण प्रभाव विद्युत बल के प्रतिकर्षण प्रभाव से बहुत ही अधिक है, ठीक है। यहाँ चलिए देखो, यहाँ पर फिर से ये जो प्रबल बल है इसका आकर्षण जो प्रभाव है, ठीक है, इसका जो इफेक्ट है वो विद्युत बल के प्रतिकर्षण प्रभाव से बहुत ही अधिक होता है, मतलब अधिक होता है, ठीक है। सिंपल ये समझे। अब इसके बाद दूसरा यहाँ पर देख लें कि यह बल अति लघु परास बल है। अति लघु परास, पहले वाला दुर्बल बल लघु परास बल था, कम दूरी पर लगने वाला था, लेकिन यहाँ पे जो प्रबल बल है ये अति लघु परास बल है, मतलब बहुत कम दूरी पर लगने वाला बल है। यहाँ पर बहुत कम दूरी है, ठीक है, तो ये प्रबल बल हुआ। लेकिन न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा बल लगता है, तो दुर्बल बल लगता है। तो दुर्बल बल क्या है, लघु परास है, ठीक है, लघु परास कम दूरी पर है, लेकिन अति इससे लघु परास नहीं है, राइट। तो इस तरीके से बहुत कम बोले तो प्रबल बल होगा, और थोड़ा सा दूरी पर लगने वाला बल कौन सा है, यहाँ पर दुर्बल बल है। अब यहाँ पे इतना समझ में आया कि अति लघु परास बल है कौन सा, प्रबल बल। अब इसकी परास कितनी है, तो 10 की घात -15 मीटर ये कोटि है इसकी, ठीक है, इतनी दूरी पर ये लगता है। अब यहाँ पर फिर से देखें, यह बल कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, मतलब यहाँ पे जो कण है ये आवेशित है या नहीं है इस पर निर्भर नहीं करता है, इस पर धन आवेश है कि ऋण आवेश है इस पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर ये प्रबल बल केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के बीच में लगता है, ठीक है। अब आवेशित है नहीं है उसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला है कि यह बल कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, पहली बात तो यह है, इसको ध्यान रखना है। और फिर उदाहरण यहाँ पर देख लें तो नाभिकीय बल वो क्या है, तो नाभिकीय बल एक प्रबल बल का उदाहरण है। क्लियर इतना, चलिए तो बाकी यहाँ पे पूरा समझ ही लिया पहले से। अब यहाँ पे आपको एक काम करना है कि यहाँ पे जो हमने पढ़ा है उसे एक बार जरूर लिख लेना है। यदि लिखेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा, ठीक है, आपका ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा। और नहीं लिखा और फिर कहीं और पढ़ने गए, दूसरे वीडियो खोला तो और तरीके से आपको मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से नहीं मिला हो, और कि कई किताब से उठाया, हो सकता है आपको लैंग्वेज समझ में ना आए, तो यहाँ इतनी आसानी से अपने समझा है, समझ में भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको लिख लेना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना है और उसकी प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है छोटा सा वीडियो है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी काम का है और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दिए हैं, इसलिए ध्यान रखें, इग्नोर इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। और बाकी आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ताकि आपको आने वाली जो क्लास है वो टाइम पर मिलती रहे। और बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।